हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2021 जो 20 अप्रैल की हमारी शिफ्ट फर्स्ट है, 9 AM से 10 AM के बीच में हुई थी। उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की जितनी भी शिफ्ट हैं उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप सारा जो PDF वाला कॉन्टेंट है वो डाउनलोड कर सकते हो। और जैसा कि आपको पता है, अभी रिसेंट में एनटीपीसी CBD 2 है, तो उसकी जो मैथ सेक्शन है उसकी जो तीनों शिफ्ट थी उनका सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो देख सकते हो, क्योंकि आने वाले जो नेक्स्ट फेजेज है उनमें वो हेल्पफुल होंगे, और इवन एसएससी में भी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि आपको पता है कि TCSE दोनों एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, 3, 10, 18 एंड 20। देखो, बोल रहा है कि वह छोटा से छोटा नंबर ढूंढना है जो इन सबसे डिविजिबल हो और परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, देखो परफेक्ट स्क्वायर है तो वैसे हमारे दिमाग में आ रहा है कि 100, ये दोनों तो ऑप्शन हमारे हो गए बाहर। अब बोल रहा है कि ये नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, तो इनके देखो एलसीएम में जीरो है, यहाँ पे 2 0 है, तो जो इनका एलसीएम लेंगे हम, उसमें जीरो तो कंफर्म आना है, तो कुछ करना ही नहीं है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। मुश्किल से आप इसको 5 सेकंड में कर सकते हो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो। बाकी अगर मैं इसके प्रॉपर तरीके की बात करूँ तो देखो, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 और 10। देखो 19 का एलसीएम आ जाएगा। 90 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 9 × 10। अब देखो, हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 3 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 10 को बनाना है तो 10 के लिए क्या, एक 10 और चिपका देंगे इसके साथ, तो 900 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था ये। ओके, बोल रहा है कि केंद्र O वाले एक वृत्त में PA और PB क्रम से पॉइंट A और B पर क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। देखो, ये हमारा एक सर्कल है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इससे दो टेंजेंट है हमारी, एक टेंजेंट है हमारी PA और दूसरी टेंजेंट है हमारी PB। ठीक है, ये हमारी टेंजेंट हो गई, ये आगे ऐसे जाएंगे, ये लाइन ऐसे जाएगी आगे। ठीक है, आगे बोल रहा है कि जो दीर्घ चाप है, यानी जो मेजर आर्क है, उस पर एक पॉइंट है C। मान लो, देखो ये मेजर आर्क कौन सा हो गया, इसका ये हो गया, इस पर एक पॉइंट C हम मान लेते हैं। ठीक है, तो इसने कहा है कि जो एंगल ACB है वो 50 है। ACB इसको यहाँ से मिला देते हैं, तो ये वाला एंगल हमारा 50 है। तो पूछ रहा है कि एंगल APB बताना है, APB। ठीक है, देखो यहाँ पे मान लो कहीं सेंटर होगा हमारा, तो देखो आपको पता ही है कि अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ और इसको यहाँ से मिला दूँ, ओके, देखो अब यहाँ पे आप बेस देखो, अगर बेस AB की हम बात करें तो यहाँ जो ये 50 डिग्री एंगल बना रहा है सरकमफ्रेंस पे, तो सेंटर पे कितना बनाएगा, 100 डिग्री बनाएगा। ठीक है, और देखो आपको पता ही है कि ये हमारी टेंजेंट है, तो ये हमारा 90 होगा और ये वाला भी 90 होगा। तो ये 90 हो गया, पूरा 360 होता है, जब ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 80 हो जाएगा। तो वैसे भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है, तो ये हमारा 80 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 गिवन है। देखो, हमारा कोई गोल है जिसमें 1 बिलियन है, उसकी जो 80% है और दूसरा है 90%, और इन दोनों को मिक्स करके हमें 87% का 20 लीटर का मिक्सचर बनाना है, तो यह 87 आ जाएगा, एलिगेशन लग जाएगा ना इसमें आसानी से। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 90 में से 87 जाएगा तो 3, और 87 में से 80 जाएगा तो 7। तो 3:7 हो गया, तो टोटल ये 10 यूनिट है। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी, 20 लीटर, क्योंकि हमें 20 लीटर का मिक्सचर बनाना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर हो जाएगी। हमसे पूछ रहा है कि जो 80% वाला है वो कितना होगा, तो 80% वाला है 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड गिवन है। देखो क्वेश्चन इस जो मेरे पास है वो सिर्फ एक हिंदी लैंग्वेज में ही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो इंग्लिश मीडियम्स हैं उनको भी क्वेश्चन समझ आ सके। बोल रहे कि सेंटर O वाले एक वृत्त में A और B पॉइंट है, PA और PB भारी बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ओके, बोल रहा है कि A और B पॉइंट है। देखो ये हमारा सर्कल हो गया। देखो पॉइंट P से दो हमारी टेंजेंट है, हम दो टेंजेंट खींच देते हैं यहाँ पे। मान लो एक टेंजेंट ये हो गई और दूसरी टेंजेंट कुछ ऐसे हो गई। ठीक है, ये पॉइंट हमारा P है और ये पॉइंट हमारा A मान लिया हमने, यहाँ पे कहीं मिल रहे हैं, और इसको हमने B मान लिया। ठीक है, आगे हमें बोल रहा है कि PA और PB 42 डिग्री के कोण पे हैं, एक दूसरे से झुके हुए हैं, यानी ये 40 डिग्री 2 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे मान लो कहीं इसका सेंटर है, तो पूछ रहा है कि एंगल OAB बता दो, OAB। देखो ये वाला एंगल आपको पता होना चाहिए, इस पे बहुत टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम देख लेते हैं कि ये एंगल क्या होगा। देखो ये अगर 42 डिग्री है ना, तो ये वाला एंगल हमारा, और देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर होते हैं। कितने होते हैं, ये 42 है तो इसका आधा होता है, यानी ये 21 होगा, ये भी 21 होगा। ठीक है, तो 21 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं कि होता कैसे है, मैं आपको प्रूफ भी थोड़ा बता ही देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये 42 डिग्री है और हमारा ये क्या है, सेंटर है, सेंटर से हम टेंजेंट को मिला रहे हैं, तो ये 90 डिग्री होगा और ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। होगा कि नहीं, क्योंकि देखो इससे पहले वाला ये क्वेश्चन था जिसमें हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है, ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। वैसे भी देखो ये 90 हो गया, 90 हो गया, ये 42 हो गया, तो ये वाला कितना बचेगा, 180 में से 42 जाएंगे तो वो हमारा जो भी आएगा वो आ जाएगा।
तो ये कितना आएगा, 180 में से 40 गए तो 140 और 2 और ये 138 है। ठीक है, देखो ये 138 है और ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। ट्राइंगल कौन से, ओ ए बी में जब ये दोनों साइड बराबर है तो जिनके एंगल जो ये सामने वाले एंगल है ये इक्वल होंगे। यानी देखो बचे कितने हैं, 80 में से जब 138 जाएगा तो 42 बचेगा, 42 का आधा ये 21 हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको शॉर्टकट भी बता दिया और प्रूफ भी बता दिया, तो इसको आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि अगर हमारा जो ये एंगल पी 42 डिग्री है तो इस केस में जो एंगल ओ ए बी है या फिर ओ बी ए है ये हमारा हाफ होता है एंगल पी का। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है। 28% की छूट देता है तो हम रेशियो निकाल लेंगे एमपी से एसपी का। 28% कितना होता है, देखो 4% होता है 1/25, 28% 7/25, तो 25 पे 7 की छूट तो कितना आ जाएगा 18। आगे हमें बोल रहा है कि फिर भी 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब सीपी और एसपी का रेशियो 20% होता है 1/5, तो 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि देखो दोनों केस में एसपी तो सेम होना चाहिए तो इसको सेम बना लेते हैं, तो इस रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, 3 पंजे 15 और 3 छः 18, ये आ गया। ठीक है, आगे बोल रहा है यदि एक वस्तु की बिक्री पर 30.80 का लाभ होता है, देखो 15 की चीज 18 में बेच दी, लाभ कितने का हुआ है 3 यूनिट का, इस 3 यूनिट की वैल्यू हमें 30.8 दे रखी है, तो पूछ रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी बताना है। तो बेसिकली निकालना क्या है, हम 18 की वैल्यू निकाल लिए तो हम ऐसा करते हैं इसको काटते नहीं है, बल्कि इसको क्या करेंगे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 की वैल्यू आ जाएगी, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो ये कितना हो जाएगा 30 6 की 180 और 6 8 48, 4.8, तो कितना आ गया ये 184.8 आ गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट गिवन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन का। देखो इसको सॉल्व करना है, ये कितना हो जाएगा 8/2 4, तो 25 और 4 कितना हो गया 29 माइनस। अब देखो यहाँ पे मंजिला ब्रैकेट लग रहा है पूरे पे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 16 प्लस, देखो ये है 14 ऑफ 7 तो 98, 98 में 14 का भाग देंगे तो वही 7 ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 माइनस ये कितना होगा 12 ऑफ 1/2 मतलब 6 हो जाएगा, और 18/6 3, और बाहर माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो गया 16 और 7 23, 23 माइनस 3 20, और बाहर 29 है और यहाँ पे 20 है, तो 29 माइनस 20 9 आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड गिवन है। ओके, देखो ये बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 18 है और एक्स क्यूब प्लस 1/x³ निकालना है। तो मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया, अगर आपने अलजेब्रा के जो 2020 की वीडियो देखे होंगे, तो जब हम पावर 2 से पावर 1 पे जाते हैं तो क्या करते हैं यहाँ पे +2 करके रूट लेते हैं, उसका मैंने आपको सब कुछ प्रूफ भी बताया था। तो ये कितना हो जाएगा √20, 20 होता है 4 गुणा 5, तो 4 का 2 हो जाएगा और 5 बाहर आ जाएगा, तो 2√5 हमसे पूछा है ये। ठीक है, और आपको पता है कि x प्लस 1/x अगर हमारा k है तो x क्यूब प्लस 1/3 होता है k क्यूब माइनस 3k, यही होता है ना, तो इसका क्यूब कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 और इस √5 का क्यूब 5√5 माइनस 3k, 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6√5। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 8 5 40, 40 माइनस 6 कितना हो जाएगा 34√5, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, सकेंद्रीय वृत्त है मतलब जिनका जो सेंटर है वो क्या है एक ही है, उनको हम कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। आगे बोला है कि दो सकेंद्रीय वृत्त के बीच जो घिरे एक वृत्ताकार पाथ है उसकी आंतरिक परिधि, यानी जो अंदर वाला जो हमारा सर्कल है इसकी हमें परिधि दे रखी है, मान लो इसकी रेडियस में r मान लेता हूँ, तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई हो जाएगा हमारा 22/7, और 22/7 यूज करने को कहा है यहाँ पे, और r ये हो जाएगा 264। यहाँ से हमारा r निकल जाएगा, कितना आ जाएगा देखो 22 एकम 22, बचेंगे कितने 4 44, 22 दूनी 44, और 2 से ये 6 टाइम, तो रेडियस आ गया हमारा कितना 6 7 42, तो रेडियस आ गई 42। यानी ये कह सकते हैं जो हमारा जो अंदर वाला सर्कल है इसकी रेडियस 42 है। और देखो आगे हमसे बोल रहा है कि वृत्ताकार पथ की जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है, यानी ये जो लेंथ है ये हमारी 3 मीटर है, तो बड़े वाले की जो रेडियस कितनी हो जाएगी 42, तो ये थी, और 3 ये 45 हो जाएगी। हमसे पूछ रहा है कि पथ का क्षेत्रफल बता दो हमें, निकटतम यानी अप्रोक्स वैल्यू में आएगा। तो देखो आपको पता ही है कि सर्कल का इस जो पाथ है हमारा जो ये वाला पाथ है इसका एरिया क्या आएगा, अगर हम बड़े वाले सर्कल में से माइनस कर दें छोटे वाले सर्कल का तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बड़ा वाला सर्कल देखो 22/7, ये मैंने पाई कॉमन ले लिया, होगा r², यानी ये हो जाएगा 45 का स्क्वायर माइनस ये वाला r², 42 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम फॉर्मूला लगा देते हैं a² माइनस b² और a², इसका तो ये हो जाएगा दोनों का एक तो सम a प्लस b, तो 40 और 40 80 87, और दोनों का डिफरेंस तो 45 माइनस 2 कितना आ जाएगा, सॉरी 45 माइनस 42 3 आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें, देखो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 को हम पहले इससे मल्टीप्लाई करें तो 22 अंटे 154 और 15 हमारी हासिल आ गई, और 22 अंटे होते हैं 176, 176 और 15 कितने हो गए 181, 191, तो ये हो गया हमारा 1914, और इसको 3 से और मल्टीप्लाई करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से भाग देना है। देखो 3 से 1900 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5700 आता है, और 14 को 3 से और करेंगे तो 42 और आ जाएगा।
ये हो जाएगा 5742, इसको हमें 7 से डिवाइड करना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये आएगा 7 8 56, एक बचा तो 14 हो गया। अब 7 दूनी 14, भागने गया तो 0 पॉइंट। अब यहाँ पे आएगा 2। देखो अप्रोक्स निकालना है हमें, 820 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि 15% के रेट से 2 साल के सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो है 1944 रुपए। तो हमसे पूछ रहा है कि 10% की दर से जो ब्याज हमारा कितना होगा सेम टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, यानी 2 साल के लिए। तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल निकालना होगा। देखो इस सवाल करने के कई तरीके हो सकते हैं। पहले मैं आपको ट्री मेथड बताता हूँ। देखो रेट हमारी 15% है, 15% कितना होता है हमारा? 3/20 होता है। तो हम क्या करते हैं, जब 2 साल की बात है तो हम प्रिंसिपल मान लेते हैं जो नीचे वाले का स्क्वायर, यानी 400 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर की बात हो गई, ये सेकंड ईयर की बात हो गई। देखो रेट हमारी अगर 15% है, यानी 3/20, तो 400 को 3/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। यानी फर्स्ट ईयर में ऐसा ही 60 होगा, दूसरे ईयर में भी 60 होगा। फिर क्या होगा, इस 60 पे भी हमारा ब्याज लगेगा यहाँ पे, तो इसका 3/20 और करना है तो कितना हो जाएगा? 20×3 = 60 और 60 और 3 69, यानी 9, सॉरी 20×3 = 60, 3×3 = 9 आ जाएगा ये, ठीक है। तो डिफरेंस क्या आ गया हमारा? देखो डिफरेंस क्या होता है इसमें, क्योंकि देखो ये जो हमारा है ये तो सीआई की बात है, यानी जो डिफरेंस होगा वो कौन सा होगा? ये जो एक्स्ट्रा आया है, यानी ब्याज पे ब्याज लगा है फर्स्ट ईयर का, यही हमारा क्या होगा? ऐसा ही होगा। एसआई और सीआई का डिफरेंस हो गया, यानी 9 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है कितनी? 1944। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 9 दूनी 18, बचे 1 14, 9 एकम 9, 6 54, 9 6 54, 216। तो हमने माना था प्रिंसिपल 400, तो यहाँ से 400 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारा? प्रिंसिपल आ गया है। अब हमसे पूछा क्या है, बोल रहा है कि सेम टाइम पीरियड के लिए 10% की दर से ब्याज कितना होगा। देखो 10 टाइम पीरियड कितना था हमारा? 2 साल। तो 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 21%। यानी हमें कुछ नहीं करना, 216 गुणा 400 है, इसका 21% निकालना है। देखो मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि बाद में भी हमको कैलकुलेशन करनी थी, तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। तो ये 00 से 00 चले जाएंगे, और 6 चौके 24 और 4 एकम 4। देखो यूनिट डिजिट 4 आएगा एक ही ऑप्शन में, तो आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था। अगर हम इसको सॉल्व भी करना चाहें तो पहले 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो 21 6 के 126, 80 12, 21 एकम 21 और 12, 23 33, 80 3, 21 दूनी 42 और 3 45। और इसको अभी 4 से मल्टीप्लाई करना और रह गया है। 4 से करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा? 4500 का 4 से करते तो हम 18,000, तो ये आ गया। और फिर किससे मल्टीप्लाई करना है? 36 का 4 से और करना है तो 144 और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18,144, जो कि ऑप्शन नंबर ये है, ठीक है। देखो ये एक तरीका हो गया इसका ट्री मेथड। देखिए इसका एक और तरीका है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इस क्वेश्चन की जगह हमारा क्या था, जो सीआई और एसआई का डिफरेंस था 2 साल का, वो कितना था? 18 नहीं सॉरी, कितना था हमारा? ओके 1944 दिया हुआ था, ये 1944 इतना दिया था ना। और हमसे पूछा था कि 10% के रेट से 2 साल का कितना होगा, यानी ये तो पता ही है कि हमें 21% होगा, तो हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना मेन काम था, ठीक है। तो देखो 2 साल के केस में क्या होता है, जो प्रिंसिपल हमारा क्या होता है? रेट का रेट परसेंट होता है। रेट कितनी थी हमारी? 15%। तो जो प्रिंसिपल होगा वो 15% का 15% होगा, तो 15% यानी 3/20 का 3/20 होगा। ये कितना हो जाएगा हमारा? ये 1944 था, ठीक है। तो देखो यहाँ से 9 की अगर हम बात करें तो 3 3 9, 9 से इसको काट लेंगे, 9 दूनी 18, बचे 1 14, 9 एकम 9, 6 54, 9 6 54। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा हमारा? 216 है, और 20 गुणा 20 400। देखो वही सेम चीज आ गई है पिछले वाले सवाल की तरह। यहाँ पे इसका हमें 21% निकालना था, तो इससे 21% निकालेंगे तो ये 2 0 से 2 0 चले जाएंगे। वही देखो सेम टाइप की कैलकुलेशन आ गई है, तो यही हमारा 18,144 हो जाएगा। 2 ईयर के लिए आप याद रख सकते हो, शॉर्टकट क्या होता है, जो हमारा डिफरेंस होता है वो होता है रेट का रेट परसेंट। यानी प्रिंसिपल तो होगा ही, उसका क्या होगा? आर परसेंट का आर परसेंट होता है हमारा 2 साल का डिफरेंस सीआई और एसआई का, ठीक है। ये चीज़ आप डायरेक्ट याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी ट्री मेथड भी सवाल के लिए अच्छा ऑप्शन था, ठीक है। तो अब हम इसको कर देते हैं यहाँ से इरेज, क्योंकि हमें यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो मैंने आपको इसको 2 तरीके बता दिए हैं, और भी तरीके हो सकते हैं लेकिन इतने ही तरीके बहुत हैं। बोल रहा है कि एक संख्या है जो मैं के, जिसमें के का मान निकालना है, और संख्या है वो 6 से तो डिविजिबल है लेकिन 5 से नहीं है। देखो संख्या क्या है हमारी? 3426 के। ये डिविजिबल है 6 से, 6 से का मतलब 2 और 3 से डिविजिबल है, और 5 से डिविजिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो देखो संख्या अगर 2 से डिविजिबल है तो लास्ट में जो हमारा डिजिट है ये एक इवन नंबर आएगा, ऑड तो आ ही नहीं सकता। तो 3 हमारा बाहर, 9 हमारा बाहर। अब हमारे पास बचे 4 और 6, ठीक है। अब देखो 5 से डिविजिबल कब होता है? जब लास्ट में हमारा 0 आए या 5 आए, तो वो तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो उससे हमें कुछ मतलब ही नहीं है इस चीज़ से, इस सवाल में। तो हमें सिंपली चेक करना है कि 4 और 9 में 6 में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही बैठेगा। और 3 से डिविजिबिलिटी का आपको रूल पता है कि सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15, यानी ये तो पूरा 3 से डिविजिबल ही है।
तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है कि जो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 4 तो होता ही नहीं है, तो 6 ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल में कुछ था ही नहीं। देखो ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पहले भी कभी कभी पूछते हैं। ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ये 7, 24, 30 के अनुपात में है, तो त्रिभुज कैसा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। देखो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, तो आप इनका साइड्स का स्क्वायर करके देखो। 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576। सॉरी पहले अलग अलग कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576 और 30 का 900। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम इन दोनों साइड्स को जोड़ते हैं तब भी ये छोटी आ रही है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो साइड के जो स्क्वायर का सम है वो भी छोटा आ रहा है, किससे, थर्ड साइड से। तो इस केस में क्या होता है, जो हमारा जो ट्राइंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है। अगर ये बराबर आ जाता है तो क्या होता है, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। और अगर दो साइड से स्क्वायर का सम बड़ा आ जाता है तीसरे साइड से, तो उस केस में क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है। ठीक है, तो ये एक आसान क्वेश्चन था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि 11 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, उनका जो एवरेज है वो क्या है, डी है। देखो धनात्मक पूर्णांक है यानी कंसेक्यूटिव इंटीजर है हमारे और पॉजिटिव है। तो देखो 11 संख्याएं हैं, ठीक है, मान लो 11 संख्याएं हैं, तो उनका एवरेज है हमारा डी है। तो देखो 11 नंबर है तो एवरेज क्या होगा हमारा, जो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं उनमें एवरेज होता है हमारा मिडिल टर्म, या फर्स्ट और लास्ट का जो एवरेज होता है वही हमारा एवरेज होता है। तो जब ये 11 है तो 5 नंबर तो हम इधर छोड़ देंगे, 5 इधर छोड़ देंगे, जो मिड वाला आएगा यही हमारा एवरेज होगा, यानी छठा नंबर हमारा एवरेज होगा। 1 2 3 4 5, मान लो ये छठा नंबर है, ये हमारा एवरेज है जो कि क्या है, डी है। ठीक है, तो ये हमारा डी है। अब आगे बोला वो देखो कंसेक्यूटिव है तो ये D-1, D-2, D-3, D-4, D-5 ऐसे होगा और आगे प्लस चलता जाएगा। आगे हमसे कहा है यदि अंतिम दो संख्याओं को हटा दें हम, ठीक है, यहाँ पे जैसे देखो ये छठी संख्या होगी, ऐसे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं तक जाएगा। अब बोल रहा है कि दो संख्याएं हटा दी हमने, लास्ट की दो डिजिट दो संख्याएं हटा दी। ठीक है, तो हमने कहा हटा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नंबर कितने रह गए हमारे, पहले 11 थे तो अब 9 नंबर रह गए। 9 नंबर रह गए तो देखो 9 में 4 4 तो हट जाएंगे, जो पांचवा नंबर आएगा वही हमारा क्या होगा, एवरेज होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या था हमारा, ये जो नंबर था ये हमारा छठा नंबर था, डी था, और इससे पहले का नंबर क्या होगा, D-1 होगा क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर है। और मैंने कहा कि जब 9 नंबर है तो जो पांचवा नंबर है वही हमारा एवरेज होगा, यानी अब एवरेज क्या होगा, D-1 होगा। तो ये पूछ रहा है कि औसत में क्या फर्क पड़ा, तो पहले एवरेज डी था अब D-1 हो गया, तो कितने की कमी हो गई, एक की कमी हो गई है। ठीक है, ये इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका था, इससे अच्छा और कोई तरीका इसका नहीं हो सकता है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। ओके, देखो नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि मंजित ने एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल 22,000 में खरीदी और मरम्मत पर उसने 3,000 और खर्च कर दिए, तो उसको 25,000 की पड़ गई। फिर बोल रहे हैं उसने 12% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, देखो 22,000 की उसने खरीदी, 3,000 उसने मरम्मत पर लगा दी, तो 25,000 हो गया, और 25,000 का 12% पे बेच दी। तो देखो 25,000 का 12% कितना होता है, 0 से 0 0 और 12 60, 6 12 24 30, 3,000, यानी इसने इसको 28,000 रुपए की बेच दिया है। आगे बोल रहा है यदि वही से 500 रुपए कम में बेचता तो उसका परसेंटेज लाभ क्या होता है, यानी बोल रहा है कि 27,500 में बेचता तो इसका लाभ कितना होता। ठीक है, देखो ये हमारी एसपी है, कितने में बेच रहा है और इसको पड़ी कितने में, 25 की पड़ी थी ना, 22 इसने खरीदी और 3 मरम्मत पे लगा दी, तो 25,000 की पड़ी। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं तो फिर प्रॉफिट हम निकाल ही लेंगे। ठीक है, और देखो वैसे भी आपको अगर देखते ही समझ आ रहा है तो 25,000 का हम 10% निकालते हैं तो कितना आएगा, 2,500 रुपये आएगा, और ये 2,500 ही ज्यादा है, यानी जो हमारा प्रॉफिट हो गया 10% हो गया। यहाँ आप रेशियो लेके सॉल्व कर सकते हो, पर एक्चुअली यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट देख के ही समझ आ गया था कि ये 2,500 ज्यादा है, जो इसका कितना होता है, 10% होता है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो मैं आपको हर सवाल में बोलता रहता हूँ कि आप वैल्यू पुटिंग से ना करके कॉन्सेप्ट से करो, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें वैल्यू पुटिंग ज्यादा अच्छा सही तरीका होता है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको वैल्यू पुटिंग से बता रहा हूँ और वही सवाल का बेस्ट तरीका है। यहाँ पे देखो एक ही वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, देखो अगर 45 भी हम पुट करते हैं तो सारे ऑप्शन अलग आएंगे। ठीक है, तो 45 यहाँ पे पुट कर देते हैं और यही हमारा सबसे बेस्ट रहेगा वैल्यू पुटिंग में इस सवाल में। तो देखो यहाँ पे है cosec 45, तो cosec 45 कितना होगा हमारा। ठीक है, या तो एक काम करते हैं, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट हम वैल्यू ही रख देते हैं। तो cosec 45 होता है हमारा √2। √2 क्या होता है, 2 की पावर 1/2 और उसकी पावर भी 4 कर रहे हैं, तो ये 2 टाइम कट जाएगा, यानी 4 आ जाएगा हमारा, जो पहली टर्म है ये आ जाएगी 4, और 1 माइनस ये है cos 45। देखो cos 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 आएगा, लेकिन 1 अपॉन में आएगा, ये माइनस 2 इंटू cot 45 तो 1 होता है, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, -1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 1 3/4, तो 4 गुणा 3/4, 4 गुणा 3/4 का मतलब क्या है, 3 आ जाएगी ये वाली वैल्यू हमारी, 3। और देखो ये माइनस का 2 है और माइनस का 1 है, माइनस का 3, तो 3 - 3 0, इस सवाल का आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है। क्योंकि देखो 45 पे ना तो ये 0 देगा, ना ये तो 1 ही है वैसे, और ये भी नहीं देगा। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट सवाल है, देखो यहाँ पे इसको हम पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 tan² A
ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का यहाँ पे 6 tan है और इधर का -10 है, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 7 tan a। और देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो कुछ है नहीं, इधर 5 है, इसको इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा बराबर 0। अब इसके आपको फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करने पर जो 30 आ जाए और उनको जब सम करें तो 30 आ जाए, तो कितने क्या फैक्टर हो जाएंगे इसके? एक तो हो जाएगा 10, प्लस का 10 और माइनस का 3, ठीक है। तो बाद में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 10 और +3 हो जाएगा। और देखो ये tan थीटा की वैल्यू नहीं 6, इसके साथ 6 भी मल्टीप्लाई में था तो 6 का यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। और देखो एक क्वेश्चन में कंडीशन दी थी, देखो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, tan थीटा -3 tan थीटा के फॉर्म में इसको तोड़ दिया है, फिर मैंने इसके फैक्टर कर दिया है। और देखो जब भी ऐसा होता है तो आपको पता होना चाहिए प्लस माइनस है तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं, एक माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, और माइनस प्लस होता है तो उस केस में क्या होता है, दोनों फैक्टर प्लस प्लस हो जाते हैं। क्योंकि देखो बैंकिंग वगैरह में सिखाते हैं ये चीज़ें, जनरली एसएससी में तो ऐसे नहीं बताते हैं, पर आपको आना चाहिए थोड़ा फास्ट ये करना। अब देखो यहाँ पे बोला कि ये जो हमारा a है वो क्या है 0 से π/2 के बीच में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो tan a की वैल्यू हमारी क्या होगी, यही पॉसिबल है 3/6 जो 1/2 लिख देंगे। tan क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर बटे बेस, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट, 2 का स्क्वायर 4 और एक √5। जो पूछा है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, हमसे पूछा है इसने कि साइन ए क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर यानी 1 बटे हाइपोटेनस जो कि √5, प्लस कॉस क्या होता है बेस बटे हाइपोटेनस, तो 2 बटे √5। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 बटे √5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 गिवन है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जहां तक ये मुझे याद है ये क्वेश्चन हमारा एक रॉन्ग क्वेश्चन था, क्योंकि टेलीग्राम पे जब आंसर की आई थी तो काफी लोगों ने क्वेश्चन भेजा था, तो मैंने शायद वही क्वेश्चन है जहां तक मुझे याद है, वैसे भी सॉल्व कर लेते हैं तो हमें पता चल ही जाएगा। अगर रॉन्ग हुआ तो आपने चैलेंज कर ही दिया होगा, या नहीं किया है तो भी आपको बेनिफिट मिल ही जाएगा इसका, क्योंकि कुछ लोगों ने तो किया ही होगा। ये बोल रहा है कि संख्या ए बी है और संख्या सी से एक क्रम से, देखो ए बी सी के बारे में बोल रहा है कि जो संख्या ए और बी है वो सी से 0% और 50% एक्स्ट्रा है। जो संख्या ए है वो सी से, मान लो देखो सी को हम 100 मान लेते हैं, तो जो ए है वो सी से 0% एक्स्ट्रा है, यानी ए तो हमारा 100 ही रहा होगा, और जो बी है वो सी से 50% एक्स्ट्रा है, यानी ये 150 रहा होगा। तो पूछ रहा है कि ए और बी का रेशियो बता दो, तो देखो ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100, 50 3 150, 2:3 आएगा, जबकि ऑप्शन में किसी में भी ये नहीं है, तो ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था वो। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि एक समकोण त्रिभुज है, हम बना लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने जो बी पर समकोण है, ये हमारा बी हो गया, ए बी सी है तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। आगे हमसे कहा गया है कि जो ट्राइंगल है इसके जो हाइपोटेनस है कर्ण है उस पर एक लंब परपेंडिकुलर खींचा जाता है। देखो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, जो पॉइंट डी बी डी एक परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, ये पॉइंट डी होगा, ये यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर है। आगे बोल रहे हैं तो ए डी की वैल्यू 6 है, यानी ये वाली वैल्यू 6 की बना है, एंड सी डी की वैल्यू 5 है, दिस इज 5। और आगे हमसे पूछ रहा है ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो आपको पता होगा कि आपने पढ़ा होगा राइट एंगल ट्राइंगल में जब हम ऐसे परपेंडिकुलर डालते हैं तो जो बी डी स्क्वायर होता है वो बराबर होता है, क्या होता है, ए डी इंटू सी डी। ये आपने जरूर पढ़ा होगा, इसका एक और भी फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, बी डी बराबर क्या होता है, ए बी गुणा बी सी बटे ये हाइपोटेनस ए सी। अब यहाँ पे एक्चुअली वो वैल्यू पता नहीं थी, ये वाली वैल्यू पता थी, तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो 6 × 5 30, ठीक है। ये 30 आ गया तो बी डी क्या आ जाएगा हमारा, √30 आ जाएगा, यानी बी डी की वैल्यू तो √30 आ गई, तो बी डी का स्क्वायर करेंगे तो 30 तो ही आ गई हमारी वैल्यू। अब हमें चाहिए ए बी, देखो ये वाली वैल्यू ए बी चाहिए, और आपको राइट एंगल ट्राइंगल में पता होगा, ठीक है। जो इसमें हमारा जो ए डी कैसे निकलता है, ये वाला जो ए डी है, ठीक है। देखो जो ये ए डी की लेंथ है ये वाली कैसे निकलती है, इसकी जो बाजू वाली साइड है ये, इसका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर डिवाइड बाई पूरा हमारा ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना, 6 और 5 11। अब देखो ए डी पता है इस सवाल में हमें 6 है, और ए बी स्क्वायर तो हमें चाहिए ही है, पे 11 है, तो ए बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 11 6 66, तो ये 66 आ जाएगा, तो 60 और 30 कितना हो गया, 96, 96 हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो और मैं इसमें आपको एक एक्स्ट्रा चीज भी बता देता हूँ, जो ये सी डी की लेंथ कैसे निकालते हैं हम, जैसे हमने इसकी लेंथ निकाली थी ना, इसका स्क्वायर बटे हाइपोटेनस, ऐसे ही जो हम जो सी डी है हमारा ये है, इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, जो सी डी है हमारा, तो क्या होता है, जो लेंथ है हमारी सी डी ये बराबर होता है ये बी सी का स्क्वायर बटे वही हाइपोटेनस, ठीक है। तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए सारी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 18 मीटर और 30.5 मीटर ऊंचाई वाले दो पोल है, पोल के जो टॉप हैं वो एक तार से जुड़े हैं, ठीक है। दो हम बना लेते हैं, दो पोल बना लेते हैं, ये एक पोल हो गया, दूसरा हो गया, एक हमारा है 18 मीटर ऊंचा, इसको हम यहाँ बना लेते हैं, एक है 30.5 मीटर ऊंचा, इनका टॉप आपस में जुड़े हैं एक वायर से, इनको हमने जोड़ दिया, ये वायर से जुड़ गया। आगे बोलेगा यदि क्षैतिज तार, यदि तार है जो क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण बनाता है, ठीक है। देखो
यहाँ पे जो हमारा एंगल दिया है ये वाला, ये कितना दिया है 30 डिग्री, ये बेस है हमारे से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमसे पूछा गया है तार की लंबाई निकालनी है, नहीं लेंथ निकालनी है। देखो आपको पता है 30 के केस में क्या होता है, ये हमारा 1 होता है, 10 30 कितना होता है 1/√3, ये 1 होता है, ये √3 होता है, और ये हमारा 2 होता है। अब इस 1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो इतनी वैल्यू हमारी 18 थी, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ तक 30.5 माइनस 18, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना हो गया, देखो 18 माइनस कर देंगे इसमें से, तो 2 यहाँ से बच गया, और 10.5 यहाँ से 12.5 आ गया ये। तो यहाँ से जो 1 यूनिट है, ये वाली 1 यूनिट, इसकी वैल्यू 12.5 आ गई। तो हमें निकालनी किसकी है, तार की लंबाई यानी 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 12.5 का डबल होता है 25, जो कि ऑप्शन नंबर 1 गिवन है। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कॉलेज हॉस्टल में जो मेस में 350 लोग थे, उनके लिए 25 दिन का भोजन का प्रबंध था, ठीक है। क्या हुआ, इसके बाद 10 दिनों के बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास यानी दूसरे हॉस्टल में इनको ट्रांसफर कर दिया, तो पता चला कि जो भोजन है वो अभी भोजन का 21 दिनों का प्रबंध और है, यानी उसके बाद 21 दिन का और बचा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कितने लड़कों को छात्रावास में स्थानांतरित किया गया। ओके देखो इनिशियली क्या था, हमारा 350 लोगों का भोजन था 25 दिन का, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि 10 दिन के बाद ही कुछ छोड़कर चले गए, तो अभी भोजन बचा कितने का था, जो हमारा रिमेनिंग बचा कितना था, ठीक है। अभी तो बचा तो 350 लड़कों का ही था, और 10 दिन के बाद कितना बचा, 15 दिन का भोजन बचा था, इतना बचा था। अब इसमें से क्या हुआ, कुछ लोग छोड़कर चले गए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अभी भी 21 दिन का और चल रहा है, यानी अब हमारा 21 दिन के लिए चल रहा है। मान लो कि एक्स लड़कों के लिए चल रहा है अभी, तो यहाँ से एक्स निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 7 21 और 7 5 35 50, और 3 से ये 5 और 5 5 25 यानी 250, ठीक है। यानी अभी हमारे 250 लोग हैं उन लोगों के जाने के बाद, इनिशियली 350 थे, अब हमारे 250 हैं। तो जो पूछा क्या है इसमें, जो जाने वाले हैं वो कितने लोग हैं, तो 100 लोग हैं वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। देखो ये वैसे तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आप गलती कर सकते हो, और गलती क्या कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपने 2020 के वीडियो देखे होंगे तो मैंने उनमें भी बताया है। देखो यहाँ पे हमारा क्या है कि 0.4x प्लस 1/x इसकी वैल्यू 5 है, और हमसे ये पूछा है। तो इतना तो समझ आ रहा है हमको सिंपली कि इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो आपने ऐसे पढ़ा होगा कि x प्लस 1/x अगर k है, तो जो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होता है, k³ माइनस 3k होता है, ठीक है। तो ये सही है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे तो 1/x है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है। तो क्या करते हैं, बहुत से लोग इस चीज में गलती कर देते हैं कि ये 0.4 को भूल जाते हैं। तो क्या होगा, ये हमारा k³ यानी 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू k यानी 5, लेकिन इसके साथ 0.4 मल्टीप्लाई में था, तो इसको हमें नहीं भूलना है। क्योंकि देखो अगर ऐसा ऑप्शन होता कि जिसमें 0.4 नहीं होता और आप ऑप्शन लगा देते जैसे कि 110 है भी, तो आपका क्वेश्चन क्या है, गलत हो जाता है। ये तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखना, और इस चीज के बारे में मैंने हर वीडियो में बताया है कि ये वाली गलती आप मत करना, ठीक है। देखो ये कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 होता है, माइनस 3 पंजे 15, 15 चौके 60 6, तो 125 में से 6 जाएगा तो 119 बचेगा। और देखो जैसे यहाँ डिवाइड में कुछ होता तो यहाँ पे जो 3k वाली टर्म है इसमें डिवाइड में कर देते हम। ओके देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि राम ने एक स्थान जेड से पी तक 130 किलोमीटर की स्पीड से यात्रा की, ठीक है। ये जेड से पी तक गया 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बोला कि उसने पहली 75% दूरी है, देखो ये तो हमारी स्पीड थी 130 किलोमीटर पर आवर, पहली जो 75% दूरी है वो 2/3 समय में तय की। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे हमारे पास 3 चीज होती हैं, स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ स्पीड दी गई है, टाइम का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, ना ही हमें डिस्टेंस दी गई है। तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया है कि एक चीज आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, ठीक है। देखो यहाँ पे इसने बोला है कि जो 75% दूरी है वो 2/3 समय में तय करता है, ठीक है। तो हम टोटल टाइम क्या मान लेते हैं, हम टोटल टाइम मान लेते हैं। देखो दूरी को क्या मान सकते हैं हम, देखो किसी भी एक चीज को मान लो, या तो दूरी को मान लो या टाइम को मान लो। टाइम मान लेते हैं कि हम 3 यूनिट में इसने तय किया, ठीक है। तो देखो जब हमारा टाइम 3 यूनिट हो गया, स्पीड हमारी 130 है, तो डिस्टेंस कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ आप डिस्टेंस मान के टाइम निकाल सकते थे, क्योंकि एक चीज आपको माननी होगी यहाँ पे। तो हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी निकल के आ जाएगी, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी 130 गुणा 3 यानी 390 किलोमीटर हो गई है, ठीक है। अब देखो इसने कहा क्या है, जो पहली 75% दूरी है, यानी इसने जो पहली 75% दूरी है, इसका जो 3/4 है वो कितने टाइम में चली, 2/3 समय में, यानी 3 का 2/3, 3 का 2/3 यानी 2 यूनिट समय में चल ली। जो रिमेनिंग जो हमारी डिस्टेंस है उसको इसको 1 यूनिट में चलना होगा, ठीक है। मतलब 1 आवर में चलना होगा, 1 यूनिट में चलना होगा। तो जो हमारी उस केस में स्पीड क्या होगी, देखो स्पीड होता है डिस्टेंस कितनी बची, 390 का इसने 3/4 चल ली, तो बची कितनी 1/4, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा 390/4, ऐसे ही लिख देते हैं इसको। और इसको चलना है हमें एक टाइम में, यानी ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी, इसको भाग दे देते हैं हम।
4 नाम 36। और देखो हमसे पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है कि x/2 बता दो, यानी 2 से भी भाग दे देते हैं अभी हम। 4 गुणा 2 तो ये बेसिकली 8 हो जाएगा, नीचे 8 से हमें भाग देना है तो कितना आ जाएगा, 8 चौके 32, बचे कितने 7 70, और 8 8 64, 6 60, 8 6 की 8 7 56, बचे 4 8 45, 48.75 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था हमारा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया, अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस की वीडियो देखे होंगे तो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, आप डिस्टेंस या टाइम किसी भी एक चीज को आप मान लो अपने अकॉर्डिंग, फिर हम उससे आसानी से निकालेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो के हम जो हमारा डीआई है, डीआई को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, और डीआई का मैं आपको एक साथ बाद में सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। एक तो इसी चैनल के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, फ्रीक एजुकेशन, और दूसरा सिर्फ ओनली अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो एक और चैनल का मैंने लिंक डाला हुआ है, पीडीएफ हब के नाम से वो चैनल है, उसका भी लिंक मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, देखो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे आपको एक सब्सक्राइब का साइन, जो वीडियो खत्म होगा तो यहाँ पे एक सिंबल मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। और देखो जो एनटीपीसी का हुआ था उसका भी लिंक यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलेगा, उससे आप एनटीपीसी के लिंक देख सकते हो, और जो सीजीएल की जो रिमेनिंग शिफ्ट है उनका भी आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।